हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक कुमार प्रभाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पहला लेक्चर देख चुके हैं। ये हमारा आज पहले अध्याय जीवों में जनन का दूसरा पार्ट रहेगा। और जो पहला लेक्चर देख चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने पहले वीडियो में क्या क्या देखा था। और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो उस लेक्चर को जाके पहले देख लें, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप पहले वाले के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। और इस लेक्चर का जो है अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। इसके कुछ लिंक जुड़े हुए हैं अगले चैप्टर से, ठीक है। तो आइए चलिए आज हम देखते हैं, क्योंकि पहली वाली में हमने पढ़ लिया था जनन क्या है, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को हम अलग अलग कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ये चीज हम जान चुके थे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन और उसके भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। मैंने आपको ये बात पहले वीडियो में बनाई थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक प्रेजेंट होता है, सिंगल पेरेंट सेल, और उससे संतति का निर्माण होता है। और जो संतति बनती है वो क्या कहलाती है? क्लोन। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। देखते हैं, आप नोट करिएगा। अलैंगिक जनन हेडिंग डालने के बाद आप नोट कीजिएगा, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिएगा। जब एक ही जनक से युग्मकों के निर्माण के बिना संतति जीव उत्पन्न होते हैं तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है, ठीक है। आगे इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्हें हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलैंगिक जनन के जो टाइप्स हैं, ठीक है। देखिए पहला जनन क्या होता है, इसमें विभाजन मतलब फिजन। इस विभाजन के कुछ भाग हैं, जैसे बाइनरी फिजन मतलब द्विविभाजन और बहुखंडन मतलब मल्टीपल फिजन। आगे इसका नेक्स्ट आता है भाग मुकुलन मतलब बडिंग। तीसरा आता है विखंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन। आगे आता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन। बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए ये क्लास यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी स्टेट के एनसीईआरटी जिनमें लागू है सभी के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, बहुत वैल्यूएबल क्लास रहेगी। तो ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत बारीकियों को हम समझेंगे। चलिए इन्हें हम डिटेल में जानते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है विभाजन, क्या होता है मुकुलन, क्या होता है विखंडन। तो सबसे पहले हम जानेंगे विभाजन को, ठीक है। देखिए पहला भाग क्या था हमारा? विभाजन, ठीक है। एक बार सारों को नोट डाउन कर लेते हैं। विभाजन था, ठीक है। फिर क्या था हमारा? मुकुलन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था भाई? विखंडन या विखंडी जनन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर था हमारा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। फिर था हमारा बीजाणु जनन। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। आइए जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए विभाजन, आप सबसे पहले विभाजन हेडिंग डालिए और नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात पूछी गई है नीट के एग्जाम में। ये जो विभाजन होता है, फिजन होता है, ये ओनली एक कोशिकीय जीवों में होता है, मतलब यूनिसेल्यूलर। अब एक कोशिकीय क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ओके। तो आपने नोट डाल लिया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा भाई? एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आगे देखते हैं। अब इसे थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है विभाजन। मान लिया ये कोई कोशिका है, ये जीव है कोई, ये इसका केंद्रक है भाई, और यहां पे ये इसका साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य है, ठीक है। अब इसके पास, इस जीव के पास दो तरीके हैं विभाजन करने के।
या तो ये जीव अपने आप को दो भाग में बांट ले, ठीक है, अपने आप को कितने भाग में बांट ले, दो भाग में विभाजित कर ले, और दूसरा ऑप्शन रहता है अपने आप को ये बहुत सारे भाग में विभाजित कर ले, ठीक है। ये क्या है? विभाजन। क्या है ये? विभाजन। जब ये दो भाग में अपने आप को विभाजित करेगा तो इसे हम बोलते हैं द्विविभाजन, मतलब बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। और जब ये अपने आप को बहुत सारे खंडों में बांट लेता है तो इसे हम बोलते हैं बहुखंडन, मतलब बहुत सारे खंडों में विभाजित होना, या मल्टीपल फिजन। ओके, चलिए द्विविभाजन को देखते हैं। द्विविभाजन, बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विभाजन के जो भी दोनों टाइप है, विभाजन, द्विविभाजन हो गया एक, और एक हो गया बहुखंडन। अब आप जो है द्विविभाजन डालिएगा और लिखिएगा इस विधि में जीव का केंद्रक, हेडिंग डालिएगा द्विविभाजन, ये इसका पार्ट है विभाजन का, कि इस विधि में जीव का जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार सेम साइज के, मतलब एक समान आकार के दो जीव बनाता है। इसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन, ठीक है, द्विविभाजन कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे अमीबा में होता है द्विविभाजन, अमीबा में द्विविभाजन या द्विविखंडन। और इसका एग्जाम्पल है, अमीबा हो गया एक तो। हाँ, देखते हैं अमीबा के बारे में पहले एक बात नोट करेंगे। अमीबा, अमीबा के बारे में एक बात नोट कीजिएगा। अमीबा द्विविभाजन भी कर रहा है और अमीबा बहुखंडन भी करता है। तो अमीबा कब द्विविभाजन करता है और कब बहुखंडन करता है, मतलब बहुत सारे खंडों में टूटता है। तो ये जो द्विविभाजन करेगा ये करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में करता है द्विविभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल परिस्थिति में करता है। सॉरी, अनुकूल परिस्थिति में करता है द्विविभाजन, मतलब फेवरेबल कंडीशन में करता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम स्लीपर शेप होती है इसकी स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट हमारा आता है यूग्लिना, यूग्लिना। देखिए, यदि हम थोड़ा सा डीपली जाएं तो द्विविभाजन के भी कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब अनियमित द्विविभाजन। अब अनियमित द्विविभाजन किसमें होता है? अमीबा में। और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल का जो उदाहरण है वो है यूग्लिना, और पैरामीशियम जो है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का उदाहरण। और अमीबा है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब अनियमित द्विविभाजन का उदाहरण है अमीबा, ठीक है। आई होप आपको द्विविभाजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं बहुखंडन पर, ठीक है। बहुखंडन क्या होता है देखते हैं। देखिए, बहुखंडन में क्या होता है, जो केंद्रक होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कोशिका द्रव्य होता है, वो बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाता है, बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाता है, और उसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर वो चीज नए जीव में परिवर्तित हो जाती है, जैसा हमने यहां पे देखा था, ठीक है। इसका उदाहरण मैं तुम्हें बताऊं तो इसका उदाहरण अमीबा भी है, ठीक है। और इसका उदाहरण तुम्हें मिल सकता है प्लाज्मोडियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में,
प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लाज्मोडियम हम इसे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में जानेंगे। प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरिया रोग होता है उस रोग का वाहक होता है, कारक होता है, और वाहक होता है एनोफिलीज मच्छर, जो मादा एनोफिलीज होती है। आप नोट कर लीजिएगा इस बात को, जो प्लाज्मोडियम होता है वो होता है कारक, रोग को करने वाला मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता, और वो मादा क्या होती है, वाहक होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आप बहुखंडन के बारे में लिख सकते हैं कि बहुखंडन में जो जीव की कोशिका होती है उनका जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत सारी संख्या में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद वो अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ है वो एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे खंडों में। जैसे अमीबा को यदि हम देखें तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, देखिए अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। पहली बात तो अमीबा कब करेगा भाई, बहुखंडन कब करेगा अमीबा, प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा भाई। अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में किसे फॉलो करता है, बहुखंडन को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात। ठीक है, अब अमीबा अपने चारों तरफ जो है सिस्ट का निर्माण कर लेता है, और इसके अंदर जो है सबसे पहले जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म, और उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और बाद में उसका जो केंद्रक है वो केंद्रक डिवाइड होता है, तो केंद्रक के डिवाइड होने को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। ये बात पूछी जाती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और कैरियोकाइनेसिस में जो डिवाइड होगा वो होगा केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो कोशिका है ये बहुत सारे भाग में अंदर अंदर टूटने लग जाती है। ठीक है, जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो ये जो सिस्ट होता है, ये सिस्ट, इसका जो कवर होता है लगभग ये 3 लेयर का सिस्ट होता है, और ये जो कोशिकाएं हैं ये नए अमीबा में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब बहुखंडन, बहुत सारे खंडों में टूटी और बहुत सारे इसने अमीबा बनाए, बहुत सारे जीवों का निर्माण किया। ये प्रक्रिया क्या है, बहुखंडन है। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है हमें ये चीज। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा आता है मुकुलन। हमने विभाजन को देख लिया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, एक कोशिकीय जीव में होता है। आगे हम देखेंगे मुकुलन को। मुकुलन को देखते हैं, मतलब बडिंग। इसमें क्या होगा, मुकुलन में क्या होगा, जो मुकुलन होता है उसमें जो जनक होता है उस जनक के ऊपर एक मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल मतलब एक कलिका का निर्माण होता है, एक छोटा सा उभर के आता है। तो वो मुकुल परिपक्व होने तक जनक की बॉडी से जुड़ा रहता है, और जब परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद जनक की बॉडी से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं मुकुलन क्या होता है। परिभाषा आपने लिख ली होगी। जब जनक जीव पर कलिका का निर्माण होता है और वो कलिका जनक जीव से अलग होकर नया जीव बनाती है तो वह क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ उदाहरण है, यीस्ट, आपके एनसीईआरटी में यीस्ट बताया है, और हाइड्रा भी इसका उदाहरण होता है, हाइड्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण को नोट कीजिएगा, आप पूछे जाते हैं उदाहरण। देखिए यीस्ट, मान लीजिए ये यीस्ट की कोशिका है, ये क्या है, यीस्ट की कोशिका है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, बीच में क्या है इसमें केंद्रक।
अब इसमें क्या होगा, ये जो कोशिका थी यीस्ट की, इस पे उभार निकलने लग जाएगा। ठीक है, उभार निकलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, बड, मतलब मुकुल, मतलब कलिका। ठीक है, आगे ये उभार और ज्यादा डेवलप होगा और इसका जो केंद्रक का भाग है वो केंद्रक का भाग भी इसमें पहुंच जाएगा और जनक में भी ये चीज होगी। अब ये जो जनक सेल है और ये जो उभार निकला है, मतलब मुकुलन निकला है, मुकुल, तो ये मुकुल एक नया यीस्ट बना लेता है। क्या बना लेगा, एक न्यू यीस्ट सेल बना लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मुकुलन कहलाता है। क्या है ये, यीस्ट। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है, यीस्ट में मुकुल का निर्माण, मुकुल का निर्माण हो रहा है। और ये क्या बनाया है अभी, ये है नया यीस्ट, जो संतति यीस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब मुकुलन, मुकुल का मतलब बड जो होता है, बड का मतलब होता है कली, एक कलिका के रूप में बाहर निकला। ये एक यीस्ट की कोशिका है, इसके ऊपर एक छोटा सा उभार निकलेगा। अब ये उभार जो है परिपक्व होगा, इसी की बॉडी पर ज्वाइंट होते तक ये चीज़ परिपक्व हो जाएगी और परिपक्व होने के बाद ये चीज़ क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी और अलग होने पर ये नया यीस्ट बना लेगी। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हाइड्रा में भी सेम प्रोसेस होता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिखिएगा, नोट डालिएगा बुक में अपनी कॉपी में और लिखिएगा, ये जो यीस्ट होता है, क्या है ये यीस्ट, यीस्ट क्या होता है अभी, फंजाई होता है या एल्गी, बताइए, फंजाई होता है। ओके, कवक, कवक होता है। और ये कवक एकमात्र यीस्ट ऐसा कवक होता है जो एक कोशिकीय कवक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एक कोशिकीय, कोशिकीय मतलब यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय कवक है ये। सॉरी, मिस्टेक हो रही है, एक कोशिकीय कवक यीस्ट है। ठीक है, बाकी सारे जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर ओनली एक होता है यीस्ट। आपने देखा होगा यीस्ट को खमीर भी बोलते हैं। जब ब्रेड वगैरह बनती है फैक्ट्री वगैरह में, तो पहले उसमें खमीर उत्पन्न की जाती है, जो आटा होता है काफ़ी दिन तक उसमें खमीर उत्पन्न की जाती है, उसके बाद में उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। हाइड्रा इसका उदाहरण है। ठीक है, अब ये जो होता है दो प्रकार से होता है। अभी मुकुलन जो है दो प्रकार का होता है, यदि हम डीपली पढ़ते हैं तो। एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है एंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है बहिर्जात मुकुलन, मतलब बाह्य मुकुलन, और एंडोजीनस का मतलब होता है अंतः मुकुलन। देखिए, यीस्ट में क्या है, मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर हो रहा है, तो ये कैसा मुकुलन है, एक्सोजीनस, मतलब बाह्य मुकुलन है। ठीक है, अब एंडोजीनस क्या होता है, जैसे एंडोजीनस का उदाहरण है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है एंडोजीनस का उदाहरण है। स्पॉन्जिला में, एंडोजीनस में क्या होता है, जब मुकुल का निर्माण बॉडी के अंदर होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है
अंतः मुकुलन या एंडोजीनस। इसका उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या बनते हैं, गैम्यूल बनते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैम्यूल। और इस गैम्यूल के द्वारा ही नए संतति जीव उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इसे हम गैम्यूल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, गैम्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, गैम्यूल होता है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है गैम्यूल, ये इसमें आर्कियोसाइट्स मिलते हैं। क्या है ये आर्कियोसाइट्स? कुछ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इधर, और ये क्या होती है, बाहरी लेयर होती है, और ये अंतः लेयर होती है, अंतः स्तर बाह्य स्तर। ठीक है, तो कुछ मुकुल जो इसमें बनते हैं गैम्यूल होते हैं, गैम्यूल कुछ इस प्रकार के होते हैं, और इनसे जो है नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुकुलन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट, विखंडन आता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, देखिए कुछ चीज इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। विभाजन में क्या हो रहा था, जो एक जीव था, जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा में विभाजन होता, ये अमीबा की कोशिका है। ठीक, अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा जो है दो भाग में टूट जाता। अमीबा, इसका केंद्रक डिवाइड होगा, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और अमीबा जो है दो भाग में टूट जाएगा। ओके, अब ये अमीबा दो भाग में जब टूटेगा तो मतलब ये वाला अमीबा तो नहीं बचा, इस अमीबा से ही दो भाग बन जाते हैं। मतलब अमीबा का जो अस्तित्व था इस वाले का, जनक का, इस जनक का अस्तित्व जो है नष्ट हो जाता है, और इसके द्वारा ये कितने बन जाते हैं, दो अमीबा बन जाते हैं। क्या है ये, द्विविभाजन है। ठीक है, परंतु मुकुलन अभी हमने पढ़ा, मुकुलन में क्या था, ये जो जनक कोशिका थी इसके ऊपर जो ये मुकुल निकल रहा था, अब मुकुल से नया कोशिका बन रहा है, नया जीव बन रहा है, तो मतलब जनक भी प्रेजेंट होता है और ये भी प्रेजेंट होता है, संतति भी। परंतु इसमें जनक अपना अस्तित्व खो देता है अपनी संतान उत्पत्ति के लिए, और ये चीज कही जाती है कि जो अमीबा होता है वो अमर होता है। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अमर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ मृत्यु हो रही है, इसने अपने आप से दो अमीबा बना लिए, तो अमीबा की मृत्यु नहीं हो पाई। ठीक है, तो विभाजन और मुकुलन आपको बहुत अच्छे से अलग अलग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी जानते हैं विखंडन को। देखिए कुछ लोगों का माइंड में विखंडन और विभाजन दोनों एक सा ही रहता है, दोनों अलग अलग तरीके से क्लियर नहीं हो पाते हैं। देखिए विभाजन, विखंडन, विभाजन और विखंडन। हमने विभाजन में एक बात लिखी थी कि ये जो होता है ओनली एक कोशिकीय में होता है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें होता है, जैसे प्रोटोजोआ। बट विखंडन जो है ये होता है बहुकोशिकीय में। नोट डाल के लिखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। बहुकोशिकीय में होता है विखंडन, बहुकोशिकीय में होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या है, इसमें जीव का परिपक्व होना जरूरी होता है, मतलब एडल्ट होना जरूरी होता है, परिपक्व, अपनी एडल्ट एज में आ जाएगा तभी वो विखंडन करेगा। ठीक है, परिपक्व होना जरूरी होता है और बहुकोशिकीय जीव होगा वो। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विखंडन कहलाएगी। चलिए जानते हैं विखंडन क्या होता है। देखिए विखंडन में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार के जनन में जीव का जो शरीर होता है वो दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, और यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा।
और इसका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, देखिए जो चीज मैं नोट कर रहा हूं वो तो आपको नोट करनी ही है, परंतु जो बातें मेरे मुंह से निकल रही हैं उनमें से भी कई बार क्वेश्चन फंस जाएगा। जो मेरे मुंह से डेफिनेशन में बता रहा हूं, जो शब्द मेरे मुंह से निकल पा रहे हैं उन्हें मैं लिख नहीं पा रहा हूं, उन्हें आप जरूर नोट कीजिएगा। वीडियो को रोक सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं, ठीक है, बट नोट डाउन जरूर कीजिएगा चीजों को। देखिए स्पाइरोगायरा क्या है भाई? स्पाइरोगायरा एक क्या है? शैवाल है, शैवाल। और यूलोथ्रिक्स भी शैवाल है। ओके, शैवाल। और यीस्ट क्या था? कवक। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। और इसमें हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है विखंडन, हाइड्रा में मुकुलन भी होता था। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा को थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जो है स्पाइरोगायरा का होता है इस प्रकार से। स्पाइरोगायरा है ये, स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर होता है। आपने ये फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो थैलोफाइटा था हमारा जगत। थैलोफाइटा में हमने किसे रखा? शैवालों को। तो ये कौन सा है? शैवाल है ये भी, स्पाइरोगायरा। देखिए ये स्पाइरोगायरा होता है। इसमें कुछ अलग प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखिए बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हैं स्पाइरोगायरा की, हम सिर्फ अपना जान रहे हैं कि इसमें विखंडन कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा जब परिपक्व हो जाएगा तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी? टूटने लगेगी। ये अपने आप को यहाँ से अलग कर लेगा, यहाँ से अलग कर लेगा और यहाँ से भी अलग कर लेगा। और ये जो अलग अलग पार्ट हैं, ये अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग स्पाइरोगायरा बना लेंगे। मतलब दो या दो से अधिक खंडों में ये अपने आप को तोड़ लेगा। कब? परिपक्व होने के बाद। और क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? बहुकोशिकीय होते हैं ये। ठीक है, तो ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यूलोथ्रिक्स में भी सेम प्रोसेस होता है। देखिए शैवाल, शैवाल जो थे सबसे पहले वाले पादप थे। सबसे पहले जो पादप आए थे वो क्या थे? शैवाल थे। अब सबसे पहले कौन से शैवाल आए थे? लाल प्रकार के शैवाल। उसके बाद कौन से वाले शैवाल आए थे? भूरे शैवाल। ठीक है, लिखेंगे इस पृथ्वी पर, नोट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी पर जो पादप, इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो पादप हुआ करते थे वो हुआ करते थे लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। आपने ये चीज भी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में शैवालों का, तो उसमें दिया होगा। ठीक है, लाल शैवाल सबसे पहले किनका निर्माण हुआ था? लाल शैवाल का। फिर भूरे शैवाल का, भूरे शैवाल का, और लास्ट में किसका हुआ था? हरित शैवाल। और ये जो हरित शैवाल है, ये हरित शैवाल इनमें सबसे ज्यादा विकसित होते हैं भाई। सबसे ज्यादा विकसित कौन से शैवाल हैं? हरित शैवाल। ठीक है, नोट कीजिएगा इन बातों को। देखिए बहुत बारीकियों को हम देखते चल रहे हैं साथ ही साथ, और आसानी से हर चीज को हम कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। यदि एक बार में ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही तो आप दूसरी बार इसे देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको इन चीजों के लिए अलग अलग भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली लगे रहिएगा। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। पुनरुद्ध भवन हमारा अगला प्रकार आ रहा है लैंगिक जनन का। पुनरुद्ध भवन,
देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है? रीजेनरेशन मतलब पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में दो कंडीशन फॉलो होती है। जब कोई बॉडी का अंग कट जाता है शरीर से तो वो कटे हुए भाग से नया जीव बन जाता है। दूसरी कंडीशन ये है, जब बॉडी का अंग कट जाता है शरीर से तो उस कटे हुए भाग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? कटे हुए भाग का निर्माण होना, कटे हुए भाग का निर्माण होना। और दूसरा होता है कटे हुए भाग से संपूर्ण जीव बन जाना, संपूर्ण जीव का निर्माण। ओके, अब इसमें भी आप नोट डाल के लिखिएगा। ये जो है इन एक्सीडेंटल इंजरी में फॉलो करता है। एक्सीडेंटल इन एक्सीडेंटल इंजरी में मतलब जो पुनरुद्ध भवन होगा। देखिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सा उदाहरण देता हूं। आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की जो है पूंछ कटी हुई होती है, देखी होंगी पूंछ की कटी छिपकली आपकी। उसका जो पूंछ होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। क्या उस कटी हुई पूंछ से दूसरी छिपकली बन सकती है? नहीं, परंतु उस छिपकली की दूसरी पूंछ आ जाती है। तो ये कौन सी चीज को फॉलो करता है? कटे हुए भाग का निर्माण होना। पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी, बट उसकी पूंछ का फिर से निर्माण हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें क्या है? कटे हुए भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण होना। अब जैसे मान लीजिए अमीबा है, स्टारफिश है, ठीक है, मान लो ये अमीबा है। अब अमीबा का ये केंद्रक है, यदि हमने इसे केंद्रक से डिवाइड कर दिया या ये केंद्रक से कट गया, या बट इसका जो केंद्रक है उधर वाले भाग में भी हो और इधर वाले भाग में भी हो, तो ये वाला भाग जो है नया अमीबा बना लेगा और ये वाला भाग नया अमीबा बना लेगा। ठीक है, कब होगा? इन एक्सीडेंटल इंजरी में होगा रीजनरेशन। ठीक है, इसके और भी उदाहरण है। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया छिपकली, और होता है प्लेनेरिया, और हमारी त्वचा भी फॉलो करती है, मनुष्य की त्वचा। ठीक है, देखिए जैसे हमारी त्वचा है, ये त्वचा किसी रीजन से, किसी एक्सीडेंटल रीजन से ये हमारी त्वचा अलग हो जाती है या छिल जाती है, तो फिर से हमारी बॉडी जो है इसे रिपेयर कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है, फिर से हमारी जो त्वचा है स्किन है फिर से आ जाती है। तो ये चीज़ कब हो रहा है? ये चीज़ देखिए, इसके लिए मैच्योर होना जरूरी नहीं है, एडल्ट होना जरूरी नहीं है, परिपक्व होना जरूरी नहीं है। विखंडन में था, एडल्ट होना जरूरी था, तभी वो विखंडन करेगा, परंतु पुनरुद्ध भवन में जीव का एडल्ट होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, परिपक्व होना जरूरी नहीं है। किसी भी एज में ये चीज फॉलो कर सकता है। अब देखिए हम बच्चे थे, क्या बचपन में कोई हमारी स्किन यदि अलग हो जा रही है किसी रीजन से, तो वो दोबारा से जनरेट हो जा रही है, चाहे वो हमारी एज अब एडल्ट हो तब भी ये चीज हो जा रही है। तो इसमें ये चीज फॉलो नहीं करती कि एडल्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखेंगे। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार कहूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हें आप नोट कीजिएगा और जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, इस पृथ्वी पर आप डालिएगा क्वेश्चन, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? यदि किसी को पता हो तो आप जवाब दीजिए, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया में।
प्लेनेरिया, ये चीज, ठीक है। प्लेनेरिया में जो है सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा नोट डालेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो होता है वो होता है यकृत, मतलब लीवर। जो लीवर होता है उसकी कोशिकाएं जो है अपने आप को रिपेयर बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में एकमात्र ऐसा अंग है जो बहुत ज्यादा क्षमता रखता है पुनरुद्ध भवन करने की, मतलब अपनी कोशिकाओं का फिर से जल्दी जल्दी से ये चीज निर्माण कर लेती है। तो बहुत ये दो क्वेश्चन, मतलब प्लेनेरिया में होता है सबसे ज्यादा, यकृत में होता है, मनुष्य के शरीर में कब होता है ये, इन एक्सीडेंटल इंज्यूरी में, ठीक है। इसका और एक और उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे स्टारफिश में ये चीज होती है। स्टारफिश, आई होप आपको पुनरुद्ध भवन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जो जीव होता है उस जीव के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं, और इन बीजाणुओं के अंदर संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु जनन, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा और बने रहिएगा। बीजाणु जनन क्या है? जो जीव होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बीजाणु, और ये बीजाणु संपूर्ण जीव में बदलने की क्षमता रखते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु जनन कहलाती है। आप जो मैं बोल रहा हूं इन चीजों को आप लिखते चलिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है इसमें। बीजाणु बनता है, मतलब स्पोर बनता है, ठीक है। और बीजाणु के अंदर दो विशेषताएं पाई जाती हैं, दो विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता तो ये होती है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, और संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है बीजाणु, उसमें वो क्षमता पाई जाती है। संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। देखिए अब प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है आप जानते होंगे। जैसे हम रह रहे हैं, हमारे अनुकूल वातावरण है, हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही है, हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए क्या है? अनुकूल वातावरण है। अब प्रतिकूल क्या होगा? मान लो तुम्हें सांस सही से नहीं आ रही है, ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रही। जैसे मछली पानी में ना रह के यदि तुम पानी से बाहर निकाल दो तो उसके लिए वो वातावरण हो जाता है प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल को आप समझ गए होंगे। तो ये जो बीजाणु होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं और संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। आगे जो बीजाणु होते हैं इसके हम दो प्रकार को जानते हैं। एक बीजाणु होता है चल बीजाणु, और एक होता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, देखिए ये वाले क्या होते हैं? चल बीजाणु। ये बीजाणु जो हैं चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, और ये जो है चल नहीं सकते, मतलब मूवमेंट को फॉलो नहीं करेंगे ये। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं जू स्पोर। जू स्पोर बोलते हैं इन्हें।
और इन्हें हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। देखिए हमारी वीडियो का टाइम हो चुका है। आगे हम देखते हैं अगली वीडियो में कायिक प्रवर्धन को और बीजाणु जनन का थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, इसके लिंक जो है तीसरे चैप्टर से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप देखिएगा, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। इससे पहली वाली वीडियो को देखेंगे तो ये वाली बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों की मदद हो सके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे या गांव के रहने वाले हैं, शहर में उन्हें वो चीज़ सुविधा मिल पा रही है तो वो नहीं जा पाते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप सभी के साथ साथ सभी की हेल्प होनी चाहिए। थैंक यू।